पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी जो योजना आई है पूरे देशव्यापी आंदोलन छिड़ चुका है और पूरे जगह युवा खुद सड़कों पर उतर आए हैं। हाँ, बहुत सारे जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को फूंक दिया गया है। बिहार में बहुत सारी जगह ट्रेनों को जला दिया गया। और जो अगर सरकार हिंदू मुसलमान का खेल नहीं खेलेगी देश में, तो युवा तो जो देश की जनता जो है विकास पूछेगी, महिलाएं पूछेंगी महंगाई क्यों इतना ज्यादा है, पुरुष पूछेंगे नौकरी क्यों नहीं है, लड़कियां बोलेंगी सुरक्षा क्यों नहीं है, बच्चों को और शिक्षा चाहिए फ्री, मरीजों को फ्री इलाज चाहिए, इलाज अच्छी होनी चाहिए। तो इन सारे मुद्दों से क्योंकि काम तो कुछ किए नहीं है ना, ये तो सिर्फ सत्ता में काबिज होने के लिए आए हैं। और गिरी हुई सरकार को, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को कैसे गिराकर अपना सरकार बनाना है, सिर्फ यही सब किए हैं। विधायकों को खरीदना, एमपीज को कैसे खरीदना, तोड़ जोड़ करके कैसे सरकार बनाना है, और अडानी और अंबानी की प्रॉपर्टी को दिन दूनी रात चौगुनी कैसे बढ़ाना है। देश को ठेके पर दे दिया है तो दे दिया, लेकिन आज तो जवानों को भी और सेना को भी ठेके पर दे दिया है। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। मेरे साथ हैं ज़ेबा खान, जानी मानी चेहरा, किसान सोशल एक्टिविस्ट रही। किसान आंदोलन से ही ये बेबाक होकर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। लगातार ये हक अधिकारों की बात करती रहती हैं, लगातार बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। जहाँ पे बात आती है संविधान की, जहाँ बात आती है डेमोक्रेसी की, जहाँ बात आती है लोकतंत्र की, वहाँ अपनी बात रखे बिना ये रह नहीं पाती। आज हम मुद्दों पे बात करेंगे जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय रहा। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और नेशनल दस्तक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, पहला मेरा सवाल यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी एक थॉट लेकर आई थी, एक जो जुमला था उसको लेकर आई थी, वन रैंक वन नेशन, इस पर आप क्या कहेंगी? वन रैंक वन पेंशन बोलकर सत्ता में आई थी, वोट लिए थे, और अब नो रैंक नो पेंशन। ना कोई रैंक बचेगा सैनिकों के पास और ना ही कोई पेंशन उन्हें मिलेगी। तो इससे युवाओं का भविष्य जो है बहुत सवालिया निशान है। युवाओं के भविष्य पे, सैनिकों के भविष्य पे 17.5 साल से लेकर 21 साल तक भर्ती का आयु है। वो एकदम पिक टाइम होता है पढ़कर कुछ और बनने का, कुछ करने का। लेकिन उस समय वो कठिन परिश्रम करके, एक सैनिक बनने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मुश्किलों के दौर से गुजरना पड़ता है, तब बनते हैं। 2 साल 3 साल का समय लगता है, इतना परिश्रम करके वो बनेंगे और ठीक 4 साल के बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना मैम। सरकार का कहना है कि 4 साल में हमारे युवा जो हैं वो अच्छी खासी मोटी रकम लेके रिटायर हो सकते हैं। 4 साल में वो अपना नौकरी भी ले सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। ये तो सरकार एक अच्छा मौका दे रही है उनको। मतलब कैसे कर सकते हैं? अभी जो युवा बेरोजगार हैं उन्हें तो नौकरी मिल नहीं रही है, और जो पढ़ने का समय है ज़्यादा से ज़्यादा इंटर कर सकते हैं 17.5 साल में। उसके बाद से वो रिटायर होके क्या करेंगे और कैसे? और पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे कि जो सैलरी है 20,000, 30,000, 40,000, इतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं रहेगी कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई बिजनेस कर सके। आप एक चीज़ देखिए, 14 तारीख को राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का ये आता है स्टेटमेंट आने के बाद, ये करना है अग्निपथ की योजना के बारे में अग्निपथ और अग्निवीर बोला जा रहा है। हाँ, अग्निपथ योजना के बाद पूरे देश में दूसरे दिन से ही युवा जो है सड़कों पर बहुत पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। और कई, रोहतक में तो एक बच्चे ने सुसाइड भी कर लिया, और देश में बहुत सारे जगह में जो युवा हैं सुसाइड कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देश के युवाओं से बोलूँगी कि सरकार के सामने आपके जीवन का महत्व है या नहीं है, पर आपके परिवार में और आपके माता पिता के सामने आपका जीवन का बहुत महत्व है, और आप ही अपने माता पिता के लिए सहारा है। तो आप बिल्कुल अपने इस सरकार के योजना की वजह से बिल्कुल आत्महत्या मत कीजिए। ये एकदम गलत है, आत्महत्या करना बुजदिली है। मैं युवाओं को मैसेज देना चाहती हूँ, ऐसे बुजदिल वाला काम मत कीजिए, आपका जीवन अमूल्य है।
केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि जब निक जो हमारे जवान हैं वो जब रिटायर होंगे 4 साल के बाद 30 लाख रुपए उनके हाथ में होगा, वो अपने हिसाब से, जैसे मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बन सकते हैं, वैसे वो अपनी पसंद का कोई भी करियर चूज करके शादी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग व्यापार कर सकते हैं। 30 लाख तो नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा कि 30 लाख मिलेगा। ये केंद्रीय मतलब मंत्री 4 साल के नौकरी में 30 लाख कैसे मिलेगा? ये अनुराग ठाकुर का कहना है, ये लॉजिक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही है। देखिए वो लोग लॉलीपॉप दे रहे हैं युवाओं को, जो युवाओं को समझ में आ चुका है। मैंने तो पढ़ा है कि 11-12 लाख रुपए मिलेंगे, और जब रिश्ता लगेगा तो लड़का क्या करता है, तो सेना से रिटायर हो चुका है 22 साल के उम्र में, 23-24 साल के उम्र में सेना से रिटायर हो चुका है। तो सोचिए उनका भविष्य क्या होगा आगे। और देखिए ये तो एक बात हो गई। देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी जो योजना आई है, पूरे देश व्यापी आंदोलन छिड़ चुका है, और पूरे जगह युवा खुद सड़कों पर उतर आए हैं। हाँ, बहुत सारे जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को फूंक दिया गया है, बिहार में बहुत सारे जगह ट्रेनों को जला दिया गया, और खुद बनारस जो हमारे प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, सांसद हैं वहाँ से, वो वहाँ पर पूरे पुरजोर तरीके से युवा जो है सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो युवा हैं, वो छात्र हैं, एक तरफ वो दूसरी ओर ट्रेन जला रहे हैं, एक तरफ वो सरकारी संपत्तियों का नुकसान कर रहे हैं, और बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं उनके ऊपर कल जानलेवा हमला किया। ये तो गलत है ना, ये डेमोक्रेसी का हनन है। जी बिल्कुल डेमोक्रेसी का हनन है। मैं अपने युवाओं से बोलूँगी देश के संयम बरतें और शांति बना कर रखें। कोई भी उग्रता सही नहीं होती है। अपने आंदोलन को खराब मत कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से भी आंदोलन किया जा सकता है। ज़्यादा उग्र मत होइए, सरकारी संपत्तियों को मत जलाइए, क्योंकि वो हमारी ही संपत्ति है। लेकिन निधि जी, एक बात ये भी है कि वो युवा जो सरकार की हर गलत नीतियों पर एकदम खामोशी से एक्सेप्ट करते जा रहे थे, आखिर ऐसा क्या हुआ जो उनके सब्र का पैमाना भर गया और वो इस तरह सड़क पर उग्र होकर आ गए? तो ये भी सोचने वाली बात है कि आखिर उन लोगों ने 8 साल में कितना टॉलरेट किया है। ये भी एक प्रश्न होता है ना, कि वो युवा जो हर बात में भारतीय जनता पार्टी के सबको एक्सेप्ट करते गए, मोदी जी का हर काम अच्छा है, मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। तो ये भी सोचिए कि आखिर ये कब तक चलेगा। आप कह रही हैं कि छात्रों का सबर का बांध टूट गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो 8 साल बेमिसाल बना रही है। देखिए अपने मुंह से तो कुछ भी बोल सकते हैं। 8 साल बेमिसाल तो मतलब इतना फ्लॉप शायद कोई आज तक सत्ता में कोई भी पार्टी रही होगी, कोई भी सत्ता में बैठे लोग शायद इतना फ्लॉप रहे होंगे। 8 साल में नोटबंदी हुई, नोटबंदी सबसे ज़्यादा सदी का सबसे बेवकूफ़ बनाने वाला काम हुआ। कतारों में लोग लगे, कितने लोग मरे, बेटियों की शादी कैंसिल हुई, किसी से नहीं छुपा हुआ है। उसके बाद से कोरोना के समय एकदम अविलंब बिना समय दिए लॉकडाउन होता है। वो लॉकडाउन कितना बेवकूफ़ी भरा था, सड़कों पर कितने लोग मरे, प्रवासी मजदूर हमने देखा, पूरा देश ने नज़ारा देखा कि भूखे प्यासे कैसे पैदल सड़कों पर प्रवासी मजदूर चले। फिर तीसरा वाला कोरोना आया, हमने दूसरा कोरोना डेल्टा वायरस वाला आया, उसमें हमने देखा कि अस्पतालों में किस तरह ऑक्सीजन की कमी, बिस्तर की कमी, दवाई की कमी, चिकित्सा की कमी, डॉक्टर्स की कमी, हर ऑक्सीजन के लिए लोग बिना सांस लिए मरे, गंगा में लाशें बहीं, कुत्ते लाशों को नोचे। आज तक इतिहास में भारत के कभी ऐसा नहीं हुआ। और अभी नुपुर शर्मा जैसी महिला के वजह से इतिहास पहली बार आज़ादी के बाद ऐसा हुआ है कि खाड़ी देशों ने भारत के सामान का बहिष्कार किया और भारत से नाराज़गी है। और भारतीय युवा जो वहाँ उनके घरों में रोजगार के लिए जाते थे उनके देशों में, उन्हें लौटाया जा रहा है। तो एक तो अपने देश में आप नौकरी नहीं दे रहे हैं युवाओं को, हिंदू मुसलमान और नफरतों का चाशनी पिरोकर परोस दिया जाता है जब युवा जागरूक होते हैं, रोजगार मांगते हैं। और दूसरा, आपके हेट स्पीच के वजह से जो युवा विदेशों में जाकर रोजगार करते थे, नौकरी करते थे, कमाते थे घर पे, उनके भी नौकरी पर आपने तलवार लटका दिया। आप कहने का मतलब है आपके कि भारत में जो युवा हैं वो तो परेशान है ही, जो युवा बाहर नौकरी के लिए जाते हैं वो भी, उनके लिए भी दिक्कत खड़ी करती भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल, अपने देश में नौकरी नहीं दी
और जो विदेशों में जाकर नौकरी करते हैं अपने गलत शब्दों के चलते। अब ये लगातार एक खेती की गई है हेट स्पीच की। ये एक बैग नहीं हुआ है कि नुपुर शर्मा ही सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ऐसा नहीं है कि नुपुर शर्मा पहली ऐसी महिला है भारतीय जनता पार्टी की जिन्होंने हेट स्पीच दिया या इसको बढ़ावा दिया, बल्कि ये 7 साल 8 साल का सिलसिला है। आए तो थे सत्ता में बोल करके किसानों की आय को दुगनी करेंगे, 15 लाख सभी के अकाउंट में आएंगे और 1 रैंक 1 पेंशन मिलेगा जो रिटायर आर्मी हैं और आर्मी वालों को, और देश की अर्थव्यवस्था ऐसी हो जाएगी। हम जापान और चाइना को ये करेंगे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन उसके बदले क्या मिला है? नफरत नफरत नफरत, सिर्फ नफरत की खेती की गई है और विकास का तो बात ही नहीं रहा, चिकित्सा की बात ही नहीं रही, शिक्षा के बारे में कोई बात ही नहीं रहा। मतलब दुख की बात है, बहुत बड़ा विडंबना है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक फिल्म का प्रमोशन करते हैं, फिल्म को टैक्स फ्री किया जाता है, लेकिन इसी देश में शिक्षा इतनी महंगी की जा रही है। जो कॉलेजेस, जो स्कूल्स जहां से बच्चे स्वतंत्र मानसिकता रखते हैं, वैसे वैसे कॉलेजों पर अलग अलग तरह से प्रताड़ित किया जाता है। फ्री जो भी एजुकेशन है उसे बंद करने की कोशिश की जाती है ताकि गरीब बच्चे जो हैं एडुकेटेड नहीं हो सके, आराम से शिक्षा सब तक पहुंच न सके। वजह क्या है कि शिक्षा जो है सवालों को जन्म देती है और सरकार नहीं चाहती है कि बच्चे पढ़े लिखे और सवाल पैदा हो। वो चाहती है कि अंधभक्त रहे बच्चे, देश के युवा अंधभक्त रहे, सवाल पैदा ना हो। सवाल पैदा होगा तो युवा जो है रोजगार मांगेंगे और जब रोजगार मांगेंगे और रोजगार नहीं मिलेगा तो आज जो देश में स्थिति है सड़कों पर, ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होगी। आपने कहा कि देश की इतनी सारी विडंबनाएं आपने मुझे गिनवाई। भारतीय जनता पार्टी जब बात करती है, मोदी जी जब बात करते हैं, मुझे तो कोई कमियां नहीं लगती। आपने नोटबंदी की बात की, वो तो काला धन लाने के लिए इस तरीके की चीज़ें की उन्होंने। उज्ज्वल योजना हो, जीएसटी की बात हो, जीएसटी उन्होंने ये जीएसटी की चीज़ें लेके आए, वो सब भारत के हित में तो कर रहे हैं। जनता को ये बातें क्यों नहीं समझ आ रही, युवाओं को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? मैं एक बात बोला, डॉलर आज $1 की कीमत क्या हो गई है? 78 रुपीज हो गई है ना। तो विकास यही हुआ है और देश में महंगाई। उज्ज्वला योजना की आप बात कर रही हैं, मतलब ऐसा हाल हो गया है कि उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो मिल गया है लेकिन गैस भराने के लिए पैसे नहीं है, एलपीजी डलवाने के लिए, है ना। तो अब उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर का इस्तेमाल क्या हो रहा है? लकड़ी लगा के खाना बनाने में हो रहा है, ठीक है। और गैस सिलेंडर का पैसा क्या प्राइस बढ़ रहा है और जो कॉमर्शियल सिलेंडर्स हैं उसके भी प्राइस कितने ज़्यादा हो गए हैं। देश में डीजल, पेट्रोल और हर चीज़, क्या चीज़ को गिनवाया जाए, किस पर आप हाथ रखिएगा। यहाँ तक कि शिक्षा भी पर भी टैक्स लग गया है, और क्या बोलिएगा। लेकिन मीडिया तो दिखा रही है हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा दे रहे हैं। आज फ्राइडे था, थर्सडे की नाइट से ही आप टीवी चैनल्स की स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन खोलेंगी, तमाम तरीके की हेडलाइंस जारी की जा रही थी, लेकिन इस तरीके का तो कहीं भी कोई खबर नहीं थी कि जवानों को कोई दिक्कत हो रही है। देखिए, देश में है क्या कि जो ध्यान को हटाना, ध्यान को कहीं मुख्य जो बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उससे हटाकर ध्यान को कहीं और लगाना। तो अगर सरकार हिंदू मुसलमान का खेल नहीं खेलेगी देश में, तो युवा तो जो देश की जनता जो है विकास पूछेगी, महिलाएं पूछेंगी महंगाई क्यों इतना ज़्यादा है, पुरुष पूछेंगे नौकरी क्यों नहीं है, लड़कियां बोलेंगी सुरक्षा क्यों नहीं है, बच्चों को और शिक्षा चाहिए फ्री, मरीजों को फ्री इलाज चाहिए, इलाज अच्छी होनी चाहिए। तो इन सारे मुद्दों से, क्योंकि काम तो कुछ किए नहीं है ना, ये तो सिर्फ सत्ता में काबिज होने के लिए आए हैं और गिरी हुई सरकार को, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को कैसे गिराकर अपना सरकार बनाना है, सिर्फ यही सब किए हैं। विधायकों को खरीदना, एमपीज को कैसे खरीदना, तोड़ जोड़ करके कैसे सरकार बनाना है, और अडानी और अंबानी की प्रॉपर्टी को दिन दूनी रात चौगुनी कैसे बढ़ाना है। देश को ठेके पर दे दिया है तो दे दिया, लेकिन आज तो जवानों को भी और सेना को भी ठेके पर दे दिया है। लेकिन आप बात कर रही हैं कि सेना को भी, तमाम मीडिया कर्मी को, अंबानी अडानी को दे दिया है। देश प्रगति भी तो कर रहा है, देश का डंका बज रहा है विदेशों में, विश्व गुरु देश बनने जा रहा है। बुलेट ट्रेन का वादा किया था तो वो चला देंगे, मंदिर का वादा किया था, मंदिर तो बना दिया है। 8 साल पहले बुलेट ट्रेन का वादा किया था, अब तक नहीं। हर जगह स्मार्ट सिटी होगा। मैं पूरे जगह की तो बात नहीं कर सकती हूँ, जाकर सिर्फ बनारस में ही देख लीजिए क्या हालत है। गंगा का सफाई होगा, गंगा साफ हुई क्या? देख लीजिए, गंगा और मैली हो गई है।
क्या जो वादा करके आए थे क्या किए? कुछ भी नहीं किए, सिर्फ जुमला दिए हैं, जुमला परोसे हैं और देश की जनता को नफरतों में डालकर उलझा के रख दिए। उनके बच्चे बाहर पढ़ने जाएंगे, उनके बच्चे विदेशों में रहेंगे, बड़े बड़े नौकरी में जाएंगे, बीसीसीआई के अध्यक्ष बनेंगे और हमारे देश में बच्चों को तलवार पकड़ा दिया गया है, मंदिर मस्जिद का घंटा में ये सब में उलझा के रख दिया गया है। आप इतनी सारी खामियां बता रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, आपके यहाँ ईडी का छापा, आईटी सेल भेज देंगे मोदी जी। अब क्या कीजिएगा, भेज देंगे तो झेला जाएगा, जैसे बाकी सब लोग झेल रहे हैं, जैसे देश की और जनता झेल रही है। जो भी सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाता है, सबके घर और सबके साथ ऐसे ही होता है। एनआईए, यूएपीए, ईडी और सीबीआई ये हथकंडे हैं, जैसे सब झेल रहे हैं, हम भी वैसे ही झेलेंगे। पर देश तो हमारा है ना, इस देश से हमें प्यार है, इस देश को हमने बहुत कुर्बानियों के बाद अंग्रेजों से लिया है, हासिल किया है, तो इस देश को ऐसे ही बर्बाद, अपने को आबाद रखने के लिए हम नहीं छोड़ सकते हैं, है ना। ये देश में हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है, खून की नदियां यहाँ पर बही हैं, सभी ने बहुत बलिदान दिया है, तब ये देश हमें आज आज़ाद भारत में हमें है। तो आज़ाद भारत को हम फिर से गुलाम नहीं होने दे सकते हैं और अपने देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए ज़रूर बोलेंगे, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए। आज बात करेंगे अग्निवीरों को ही लेके। भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम दिया, मुझे जो नाम देते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनके नाम में वजन होता है, और आप कह रहे हैं कोई काम नहीं करते हैं। देखिए वही तो, एक मैं पोस्ट पढ़ रही थी, ये तो अभी शुरुआत है, सब कतार में अच्छे से सीधे खड़े रहिए। अग्निवीर, उसके बाद से शिक्षक वीर, उसके बाद से बैंक कर्मी जो हैं वो बैंक कर्मी वीर, फिर से रेलवे वीर, सबका अभी कतार लगने वाला है। सब 2 साल 4 साल के लिए आएंगे। लेकिन युवाओं को 4 साल की नौकरी के बाद ही रिटायरमेंट दी जा रही है। क्या राजनीति में भी एज लिमिटेड होनी चाहिए? क्योंकि 70 साल का व्यक्ति शायद राजनीति नहीं संभाल पा रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। या शायद युवा उनकी बातों को नहीं समझ पा रहा है। हमारा कोई सीनियर सिटीजन का बंदा अगर कुछ बेनिफिट लेके आए तो शायद अच्छा होगा। देखिए देश के 8 साल में हालात क्या हो गए हैं, किसी से नहीं छुपा हुआ है, ठीक है। और ये डिफेंस का मामला है जिसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। चाइना अरुणाचल प्रदेश तक अपने गांवों को बसा रहा है, पेंगोंग लेक तक आ चुका है ना, और पाकिस्तान के इरादे हमसे छिपे हुए नहीं है कि किस तरह हमेशा घुसपैठ कराता है। और ऐसे में हर 4 साल बाद जो जवान बदल जाएगा, तो एक जो रहते रहते जो एक्सपीरियंस हो जाता है, जो समय के साथ साथ जो मैच्योरिटी आ जाती है जॉब में, काम करने में, सैनिकों में, वो नए को तो इतना एक्सपीरियंस, जब सीखते सीखते वो मैच्योर होंगे तो उनका रिटायरमेंट का टाइम हो जाएगा। और कोई भी जवान बॉर्डर पर जाकर 4 साल के लिए ही वो नौकरी में है, बहुत कम समय के लिए, तो क्यों जान देगा? वो जॉब से, वो नौकरी से वो हमदर्दी भी नहीं रहेगी जिसे उसे छोड़ देना है। ऐसी नौकरी जिसमें शहीद होने के बाद, मरने के, उनके बच्चों को पेंशन नहीं मिलेगा, अगर जो शादी रहे परिवार को पेंशन नहीं मिलेगा, तो कोई क्यों जान देने जाएगा? मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा बचपन से सपना था सेना में जाने का, और आप कह रही हैं वो सेना के हितैषी नहीं है, आप कह रही हैं वो डिफेंस के हितैषी नहीं है। इस पे मैं क्या बोलूं? मोदी जी जहाँ जाते हैं वही उनका बचपन, उनका पैदाइशी उससे नाता होता है, उस जगह से जो जगह पे जाते हैं, और बचपन का रिश्ता होता है और बचपन का सपना होता है। अगर मेडिकल ये में जाएंगे तो बोलेंगे बचपन से सपना है डॉक्टर बनने का, अगर स्कूल में जाएंगे तो बोलेंगे मुझे तो बचपन से शौक है शिक्षक बनने का, और अगर साइंटिस्ट से मिलने जाएंगे, इसरो या कहीं भी वैज्ञानिक है, तो बोलेंगे मुझे तो बचपन से शौक था वैज्ञानिक बनने का। कोर्ट में जाएंगे तो बोलेंगे मुझे बचपन से शौक था वकील बनने का, जज बनने का। तो ये तो मोदी जी के बारे में सब जानते हैं। मोदी जी के ऊपर केस होना चाहिए, ऐसे लोगों की भावना आहत कर रहे हैं वो। देखिए मोदी जी हमारे रिस्पेक्टेबल हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री की गरिमा को मोदी जी के सलाहकार कौन है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। एक बार कोई भी कानून बनाने से पहले, लाने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ये नहीं कि तुरंत बनाए और लागू कर दिए। इसी तरह इससे पहले किसान आंदोलन भी आया था जिस पर मुंह की खाई किसान के बाद अब जवान की बारी आ गई है। हाँ, किसान के बाद अब जाओ, देखिए पहले पिता का किसान और किसानों के पुत्र, बेटे की बारी आ गई, बेटे की बारी आ गई है, जवान की बारी आ गई है। किसान, और अब जवान पर तलवार लटकने लगा। तो किसानों ने तो अपनी जंग जीत ली, अब ये जवानों की बारी है। देखिए जवान कैसे अपनी जंग जीतते हैं।
लेकिन पूरा भारत जल रहा है, आप इस तरीके से सरकारी संपत्तियों को जलाते रहेंगे, युवा इस तरीके से नुकसान पहुंचाते रहेंगे, ऐसे तो आंदोलन कमजोर हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं देश के युवाओं से बोलूँगी कि आग्रह है कि संयम रखें और सरकारी संपत्तियों को ना जलाएं। वो हमारा ही है, हमारे ही टैक्स के पैसे से हम ही भरते हैं उसके टैक्स के पैसे। रोष प्रदर्शन का कोई और तरीका अपनाइए। और एक बात मैं और बोलूँगी, आज आप सभी सड़कों पर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और जब इलेक्शन का समय आएगा तो फिर ये लोग हिंदू मुसलमान करेंगे और आप हिंदू मुसलमान समझ लेंगे, बट जाएंगे और फिर धर्म के नाम पर वोट करेंगे। तो वोट करने से पहले ज़रूर सोचिए कि आप वोट किसे कर रहे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं या उद्योगपतियों के लिए। देश के आम युवाओं से उन्हें मतलब है या फिर उद्योगपतियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को वो आगे कर रहे हैं, उन्हें किसकी फिक्र है, ये सोचना हमारा कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। जिस तरीके से पिछले फ्राइडे का मसला रहा, पत्थर फेंकने को लेके मुस्लिम युवकों के घर पे बुलडोजर चलाया गया, जिन लोगों ने ट्रेनें जलाई हैं वो मुस्लिम तो है नहीं, कहीं ना कहीं वो भी हिंदू हैं और कट्टर हिंदू हैं, क्या उनके यहाँ भी बुलडोजर चलाएगी योगी सरकार? देखिए क्या होता है, अब तो ये आगे किस तरह की कार्रवाई करते हैं उससे पता चलेगा, ऐसे पहले से कैसे बोल सकते हैं। लेकिन ये अब आप बुलडोज़र की बात की तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत दुख की बात है कि जिस तरह तुरंत बिना कोर्ट के फैसला आए, कुछ भी तुरंत में बिना गुनाह साबित हुए, जिस तरह योगी सरकार बुलडोज़र चलवा रही है, बहुत दुख की बात है। और जिस तरह जावेद पंप के घर पे फातिमा, हाँ, जेएनयू की स्टूडेंट थी, जेएनयू की स्टूडेंट्स है फातिमा, उसके घर पे बुलडोज़र चला, बहुत दुख की बात है। क्योंकि जावेद पंप पर अगर गुनहगार थे तो जावेद पंप के नाम पर तो घर नहीं था, घर उनकी पत्नी के नाम पर था, तो पत्नी के घर पर बुलडोज़र चलवा दिया गया। तो क्या अब सरकार बनवा कर देगी? और जितना तेजी से बुलडोज़र चलवाई है सरकार जावेद पंप की पत्नी के घर पे, इतना ये तेजी कहाँ था अजय मिश्रा टेनी के घर पर क्यों नहीं बुलडोज़र चला? आशीष मिश्रा टेनी के घर पर क्यों बुलडोज़र नहीं चला? जिन्होंने हमारे किसानों को शहीद किया था, टायर के नीचे कुचल दिया था अपनी थार गाड़ी के, इतना घमंड, उस समय इनका बुलडोज़र कहाँ था? और क्यों नहीं अब तक उन्हें बर्खास्त किया गया? और जो अजय मिश्रा टेनी के हेड स्पीच के बाद ही आशीष मिश्रा टेनी का इतना हिम्मत बढ़ा कि उन्होंने किसानों को अपने थार गाड़ी के नीचे कुचल दिया, तो इन पर बुलडोज़र क्यों नहीं चला? क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि देश बहुत। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, जुमे की नमाज के बाद प्रोटेस्ट था और कोई अपने प्रोटेस्ट को खुद खराब नहीं करेगा, है ना। शांतिपूर्ण तरीके से अपना सिर्फ विरोध, रोष प्रदर्शन करना था कि उन्हें सजा मिले नुपुर शर्मा को, ठीक है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि 3-4 जो हैं असामाजिक तत्व के लोग भीड़ में घुस जाएं और पत्थर चला दे पुलिस पर और फिर पुलिस की कार्रवाई वहां से शुरू हो गई। नुपुर शर्मा का पुतला टांग कर प्रदर्शन करना, ये कहाँ की संविधान में लिखा है? आप इस तरीके से एक महिला को इंसल्ट कर रहे हैं और मोदी जी का, तमाम उन नेताओं का कहना है कि ये नुपुर शर्मा की जान की बात है, इस तरीके से प्रदर्शन करना तालिबान बना दिया इस देश को। देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज भी जब विरोध करती है, प्रदर्शन करती है किसी भी ये पे, तो वो पुतला का दहन करके ही किया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ, कोई भी जब जान रहे हैं, सारी कम्युनिटी जान रही है कि देश में इंसाफ आज कहाँ है, कितना इंसाफ का तराजू कितना हल्का का क्या हाल है। तो ऐसे में कोई पागल है क्या जो पुलिस प्रशासन को मौका देगा कि आइए और आप मुझे मारिए, आइए और हमारे खून पसीने की कमाई का जो घर बनाया हुआ है, जिंदगी गुजर जाती है एक घर को बनाने में, आइए और हमारे घर को डेमोलिश कीजिए। तो ये असामाजिक तत्व घुसकर अंदर ये पूरा मिली जुली साजिश था ताकि ध्यान वहाँ से हट जाए नुपुर शर्मा से, नुपुर शर्मा के को सज़ा की बात की जा रही थी वहाँ से हट जाए और लोगों का जो ध्यान है वो सीधे गुनहगार पूरा एक कम्युनिटी को समझ लिया जाए। और मैं ये बोलती हूँ कि आज सारे युवा जो भी प्रोटेस्ट किए हैं, जो गुनहगार है, जो बेगुनाह है, सभी को सज़ा मिल रही है, बुलडोज़र चलाया जा रहा है। ये तेजी कहाँ थी सरकार की जब नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की बात हुई? नुपुर शर्मा को सेफ्टी दिया जा रहा है, सिक्योरिटी दिया जा रहा है, उन्हें सलाखों के पीछे कब भेजा जाएगा, उनके घर पर बुलडोज़र कब चलेगा? क्योंकि वजह वही बनी, इतने बड़े ये सारा जो स्कैंडल हुआ, ये सब के पीछे वजह वही बनी ना, उनका हेट स्पीच बना और देश और विदेश में बदनामी हुई, बेइज्जती हुई, सबकी वजह वो बनी। तो उन पर कार्रवाई कब होगी?
तो अब आप बहुत करीब से आंदोलन को समझती हैं, लगातार किसान आंदोलन को आप इतने लंबे समय वहाँ पर रहीं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगी उन युवाओं को जो परेशान हैं, बेबस होके, लाचार होके सरकारी संपत्तियों को जला रहे हैं? क्या सरकार पे इसका वाकई असर होगा? देखिए, पता नहीं सरकार पर असर होगा या नहीं। सरकार पर तो सिर्फ अडानी और अंबानी का बिजनेस डाउन होता है तब असर होता है, और सरकार को देश के युवाओं के भविष्य का सही में चिंता होता तो ऐसी योजना नहीं लाती। जिसको सुनकर भी हंसी आ रही है और दुख भी हो रहा है कि सरकार ने हिम्मत कैसे किया डिफेंस के साथ छेड़छाड़ करने की, देश के डिफेंस के साथ। जो आज हम अपने देश में बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, आज आप मेरा स्टेटमेंट ले रही हैं, मैं यहाँ पर बैठ की हूँ, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, देश में घूम रहे हैं, वो सिर्फ इन सैनिकों के वजह से, क्योंकि वो हमारे देश के सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, तब आज हम देश में आराम से बैठे में। मैं ये अनुरोध करूंगी कि सैनिकों के साथ छेड़छाड़ न की जाए, उनका जैसा सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम वैसे ही चलने दिया जाए, क्योंकि फिर हम सभी की सुरक्षा जो है खतरे में आ जाएगी। और ये आपस की लड़ाई नहीं होगी हिंदू मुस्लिम की, बगल में चाइना है, पाकिस्तान है, और भी देश हैं, अगर फिर से वो हमारे देश में घुस गए तो ये मामला ना हिंदू के बस में रहेगा, ना मुसलमान के बस में रहेगा, ना सिख के बस में रहेगा, ना ईसाई के बस में रहेगा। हम सभी के हाथ से ये सारे मामले निकल जाएंगे अगर इंट्रूडर्स जो हैं वो हमारे देश में घुस गए तो। ना मोदी जी कुछ कर पाएंगे, ना देश की हम जैसे जनता कुछ कर पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बेबाकी से अपनी बात रखी, और हम कोशिश करेंगे कि उन युवाओं की बात हम उठा पाएँ जो युवा अपनी बेबसी दर्द से सड़कों पर तड़प रहे हैं, लाचारी के साथ लंबी लंबी सड़कों को वो छान रहे हैं सिर्फ मोदी जी से अपनी बात कहने के लिए। शुक्रिया मैम, हमसे बात। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी ज़ेबा खान, इन्होंने अपनी बात बोली। इन्होंने एक बात बोली थी कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा सवालों को जन्म देती है, सवाल करना इस सरकार को पसंद नहीं है, क्योंकि सरकार को बड़ा डर लगता है अपनी आलोचना से, और सरकार उन सब मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती है। रोटी का मुद्दा हो, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो। अब बात आई थी किसानों की, किसानों के बाद अब जवानों की बात आ गई है। देश में आपका किसान सुरक्षित नहीं रहेगा, आपकी रोटी महफूज नहीं रहेगी, आपकी सुरक्षा, आपकी डिग्निटी महफूज नहीं रहेगी, और आप कैसे बनेंगे विश्व गुरु। हमारी बातचीत कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।